हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज मैग्नेटिज्म का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। तो देखो, अभी तक हमारी जो लास्ट क्लास हुई उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे स्केचेस पढ़े थे, मतलब यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्केचेस पढ़े थे, जहाँ पे हम लोगों ने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना सीखा था। देखा था कि कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्मेट में होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते थे मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब मेरा अगर वो वायर स्ट्रेट ना हो कि कॉइल के फॉर्मेट में ऐसा हो जाए, तो उस सिचुएशन में मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करूँगा। मैंने वहाँ पे वो भी आप लोगों को दिखाया था अच्छे से। उस सिचुएशन में हम लोगों ने देखा था कि करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज होती है तो साउथ पोल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज होती है वायर में तो नॉर्थ पोल बनता है। क्लॉक फेस रूल पढ़ाया था। दोनों ही केसेस में आपको फार्मूले भी पढ़ाए गए थे मैग्नेटिज्म के, μ0/4π के टर्म्स में। इसके बाद बात करी थी हम लोगों ने सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड आपको पहले समझाई थी क्या होती है सोलेनॉइड, और उसके बाद सोलेनॉइड की का कंपैरिजन करके दिखाया था बार मैग्नेट से, और काफ़ी सारी बातें वहाँ सीखने को मिली थी। जिस तरह के क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने आपको वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो आज हम लोग इस लेक्चर में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे परमानेंट मैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। एक इंट्रोडक्शन चार्ट तो तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, आज थोड़ा इन डेप्थ तुम्हें दिखा दूंगा कि परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए किस तरह का मटेरियल यूज़ होता है, कहाँ कहाँ परमानेंट मैग्नेट यूज़ होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाई जाती है, किस किस तरह से इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोमैग्नेट का आज के टाइम में यूज़ किया जा रहा है। सारी बातें तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगर तुम बुक ओपन करके देखोगे जिसके पास जो भी एस चांद वगैरह है, उसमें ये परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की कहानी डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब स्कैटर्ड करके दे रखी है। जगह जगह पे थोड़ा सा कहीं कंटेंट दे दिया, फिर कुछ पेजेस के बाद थोड़ा सा कंटेंट फिर से रिपीट हो गया, तो बड़ा कन्फ्यूजिंग है वहाँ पे। बट यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ाया जाएगा वो मोर देन इनफ है, और सारी चीज़ें एक जगह पे कलेक्ट करके पढ़ाई जा रही हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास। अब उससे पहले देखो, आप लोगों के लिए कोट लिखी हुई है। इस कोट को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ तो ये कुछ इस तरह से है कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। तो आप लोगों को भी यही करना है, आप लोगों को अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना है। ऑलवेज़ बी अ गुड लिसनर, हमेशा एक अच्छा लिसनर बनिए। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि हमेशा एक अच्छा लिसनर बनिए। जो एक अच्छा लिसनर होता है वही एक अच्छा स्पीकर भी होता है। इसलिए आप अपनी एनर्जी को फालतू बातों में वेस्ट ना कीजिए, थोड़ा कम बोला कीजिए और अपनी लिसनिंग पावर को बढ़ाइए। हमेशा फ़ायदे में रहोगे, मेरी बात समझ लेना। तो इस वजह से ही अगर आप अपने वर्क पे फोकस करोगे, साइलेंस में रह के अपने काम को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करते रहिए, एंड यू विल फाइंड दैट कुछ टाइम के बाद आपकी सक्सेस चारों तरफ शोर मचा रही होगी, ठीक है। चलो थोड़ी सी बात अपनी शुरू करते हैं आज की। तो बात होगी आज परमानेंट मैग्नेट के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। अच्छा मेरे को बताओ, जो ये साइड में मैग्नेट बनी हुई है, कौन सी मैग्नेट है? मैंने आपको बताया था ये नॉर्मल सी। भाई इस मैग्नेट में कोई वायर नहीं लगे हुए, कोई इसमें कॉइल नहीं लिपटी हुई है, ये मैग्नेट है तो हाँ परमानेंट बन चुकी होगी। तो ये एक परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल है जिसको हम बार मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब एक एक करके इनकी स्टडी को बहुत अच्छे से तुम्हें इंडस्ट्रीज़ में जो एक्चुअलिटी में यूज़ होते हैं ना, वो डायग्राम भी दिखा दूंगा कि हाँ इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती है। तो बहुत कुछ तुम्हें ऐसा मिलेगा तुम्हारी बुक्स में अवेलेबल नहीं होता है। चलिए बात करते हैं परमानेंट मैग्नेट की। समवन इज आस्किंग व्हाट इज़ परमानेंट मैग्नेट। सर ऐसी मैग्नेट जिसको अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कहीं पर भी ले जाएं, है ना, उसको आप अपने पॉकेट में रख लो, कहीं पर भी रख लो, उसमें कोई करंट नहीं फ्लो करा रखी है, हमने कुछ नहीं करा रखा है, कोई सेल, कोई बैटरी, कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है, स्टिल वो मैग्नेट के अंदर दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है। तो ऐसी मैग्नेट्स को क्या बोलते हैं? परमानेंट मैग्नेट, यानी उनमें मैग्नेटिज्म परमानेंटली आ चुका है। ए मैग्नेट विच रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, रिटेन मतलब बचा के रखना, अपने अंदर उस चीज़ को बना के रखना। विच रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। भाई एक मैग्नेट अगर रखी हुई है, उसके आसपास आपके पास एक ऐसी बार मैग्नेट है, आप इसे बोल रहे हो परमानेंट मैग्नेट, तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि इसके आसपास कोई ऐसा इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं होना चाहिए जो उसको मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करा रहा हो, आसपास कोई दूसरी मैग्नेट नहीं होनी चाहिए जो उसको मैग्नेटिज्म फील करा रही हो। तो ये अपने अंदर से भी कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से कुछ चीज़ों को ये अपने ऊपर चिपका लेगी, ठीक है बच्चों।
तो ये हमारी एक परमानेंट मैग्नेट का एग्जांपल होगी। तो एक ऐसी मैग्नेट जो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रख सके उस सिचुएशन में भी जब उसके आसपास कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो, उसमें किसी तरह की कोई करंट फ्लो ना कराई जा रही हो, उस तरह की मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। अब इंडस्ट्री में जब परमानेंट मैग्नेट बनाई जाती हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है? भाई देखो, अगर आपको बहुत पावरफुल परमानेंट मैग्नेट बनानी है बच्चों, तो उसके लिए स्टील आज भी सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। स्टील की जो मैग्नेट बनती है वो सबसे ज़्यादा महंगी होती है, कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है, और वो मैग्नेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टील याद रखना कोई मेटल नहीं होता, मेक श्योर स्टील एक एलॉय होता है। स्टील इज़ ऑलवेज एन एलॉय। अगर स्टील बनानी है, वैसे तो स्टील बहुत सारी तरह की होती है, अगर सिर्फ स्टील की बात करूँ नॉर्मल, तो आयरन के अंदर कार्बन का मिक्सिंग की जाती है। आयरन के अंदर, लोहे के अंदर कार्बन कंटेंट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से स्टील बनती है। अब वो स्टील बहुत सारे टाइप की होती है, कोई क्रोमियम स्टील है, निकल स्टील है, तो साथ में वो चीज़ भी मिला देंगे उसमें। क्रोमियम स्टील बनानी है तो क्रोमियम मिला देंगे, उसमें निकल स्टील बनानी है तो निकल मिला देंगे। मतलब स्टील बनाने में आयरन के अंदर कार्बन तो मिलाना ही मिलाना होता है। ठीक है बच्चों, तो स्टील एक एलॉय होती है। स्टील के तो बर्तन भी होते हैं ना, स्टेनलेस स्टील के होते हैं, वो स्टेनलेस स्टील अलग होती है, वो बर्तन बनाने में यूज़ होती है। उसमें आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और कार्बन के अलावा एक दो चीज़ें और मिलाई जाती हैं, जिससे उस पर कभी रस्ट नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील बर्तनों में यूज़ होती है, सबसे सेफ़ होते हैं वो। बाकी स्टील के अदर वेरिएंट जो होते हैं वो मैग्नेट बनाने में यूज़ होते हैं। क्योंकि स्टील की एक खास बात ये है कि अगर हम लोग बाहर आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं, मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट हो आसपास का, तब भी स्टील का मैग्नेटिज्म आसानी से लॉस नहीं होता। यानी अगर एक बार स्टील को तुमने मैग्नेटाइज कर दिया तो उसके बाद उसका मैग्नेटिज्म आसानी से ख़त्म नहीं होगा, यानी वो परमानेंट मैग्नेट बन चुकी होगी। अब कैसे स्टील को मैग्नेटाइज करेंगे, स्टील की मैग्नेट कैसे बनाएंगे? कि सर मेरे पास एक स्टील ला के दूँ, मैं आपको एक क्रोमियम स्टील ला के दूँ, आप मुझे उसकी मैग्नेट बना के कैसे दिखाओगे? याद करो, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि एक बड़ी सी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, बड़ी सी पावरफुल सोलेनॉइड के अंदर ले जाके अगर तुम उस स्टील के पीस को रख दो, तो वो स्टील के पीस के अंदर का जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन होगा वो सारा का सारा इस तरह से अरेंज हो जाएगा कि ये सारे के सारे स्टील के पीस एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे। ठीक है, इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ इंटरनल लेवल पे, बड़ी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको इतनी बात आप लोगों ने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ रखी है कि हमारे पास एटम में एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है सिंगल में, उसी की बात कर लेता हूँ। तो ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम के अंदर मेरा एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। अब थोड़ा सोचिए ज़रा, अगर ये इलेक्ट्रॉन मेरा रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ऐसे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन ये, तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट भी तो बनेगी उस इलेक्ट्रॉन की वजह से। कैसे बनेगी? करंट तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट मानी जाती है। आप लोगों को 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया था मैंने अभी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चल रही होगी? करंट चल रही होगी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रही है तो उसका मतलब आपको ऑरस्टेड बता के गया है कि करंट जहाँ पे फ्लो होगी मैग्नेटिज्म तो बनेगा ही बनेगा। यानी किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक सिंगल एटम भी एक छोटी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ गई? यानी इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो भी छोटा सा मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं। अब ऐसे ऐसे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस में होंगे तो क्या एक अच्छा खासा मैग्नेटिज्म बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो बस करना ये होता है कि स्टील के अंदर के जो एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का ओरिएंटेशन एक जैसा करना होता है। क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है ना नॉर्मल केस में कि जब स्टील मैग्नेट नहीं थी तो एक एटम का इलेक्ट्रॉन तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज। तो होगा क्या? ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की वजह से बनने वाले मैग्नेटिज्म को कैंसिल कर देंगे ना, तो स्टील के अंदर मैग्नेटिज्म होगा ही नहीं। बट मैं क्या करूँगा? मैं इस स्टील के पीस को एक बड़ी सी पावरफुल सोलेनॉइड के अंदर ले जाकर रख दूंगा, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाकर रख दूंगा। उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रॉन सारे एक ही डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएंगे। यानी या तो सारे क्लॉकवाइज घूमेंगे या सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। जो सारे अगर सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो सबके अंदर करंट कैसी होगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, नहीं होगी। तो सबकी वजह से थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म बनेगा और सारा मैग्नेटिज्म एड ऑन होके
बड़ा मैग्नेटिज्म क्रिएट कर लेगा। क्या तुम्हें इंटरनल स्टोरी समझ में आ रही है कि कैसे एक स्टील के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है? तो वो एटॉमिक लेवल पे बात करनी पड़ती है उस चीज़ को जाने के लिए। तो ये थोड़ा सा 12th लेवल का या उससे अपर लेवल की बात मैंने तुम्हें बताई है, ताकि बच्चों की क्यूरोसिटी थी, बच्चों ने पूछा था कि भाई ये कोई सब्सटेंस है वो किसी चीज़ को अपनी तरफ क्यों चिपका रहा है, मैग्नेटिज्म कहाँ से आया उसके अंदर। तो भाई जैसे स्टील है, आपने इसको मैग्नेट बना दिया, ठीक है, अब मैग्नेट बनाया तो क्या करा, उसको एक बड़े से इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट हो गए, और जिसकी वजह से करंट भी एक डायरेक्शन में चलेगी। हर एक करंट कैरिंग लूप क्या बनाता है, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो एक पावरफुल हमें परमानेंट मैग्नेट मिल जाएगी। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन बता दिया आपको, एक बार फिर से रिपीट करके सुनना चाहो सुन लेना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। सम एलॉयज लाइक कार्बन स्टील भी यूज़ करते हैं, क्रोमियम स्टील भी यूज़ होती है, टंगस्टन स्टील, ये वो स्टील के एलॉयज़ बता रहा हूँ, ये स्टील के वो वेरिएंट बता रहा हूँ जिनको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, या तो इन्हें यूज़ करते हैं, या इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी एलॉय है एल निको के नाम से। एल निको मतलब एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, इसकी भी मैग्नेट आती हैं। जो लैब में बार मैग्नेट होती है ना, वो सारी एल निको की होती है, लिखा आता है। अगर आप मार्केट में जाके परमानेंट मैग्नेट परचेज करोगे तो वहाँ पे आपको जनरली एल निको वाली मैग्नेट्स मिलेंगी, जो बहुत महंगी भी नहीं होती हैं, और वो आपका मतलब एक्सपेरिमेंट का काम कर देंगी। किसी के पास टॉयज़ वगैरह रखे होंगे, बहुत सारे टॉयज़ वगैरह जो आते हैं उनके अंदर खेलने के लिए मैग्नेट आती हैं, वो सारी मैग्नेट एल निको वाली ही होती हैं। ये बहुत पावरफुल तो नहीं होती हैं, बट है कि हाँ तुम्हारा काम चल जाएगा, थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट तुम कर पाओगे। बट भैया अगर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए तो उसके लिए आपको अमाउंट पैसे खर्च करने पड़ेंगे, वो थोड़ी कॉस्टली होती हैं, और वो जनरली स्टील की बनी हुई होती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं वो मैग्नेट्स। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। ये जो वाई वाला वर्ड है ना सर, क्यों यूज़ करते हैं स्टील, यही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि वाई स्टील इज़ यूज टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। तो आंसर इज दिस, बिकॉज स्टील डज नॉट लॉस इट्स मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर से करंट बंद कर दो, एक्सटर्नल फील्ड हटा दो, अब वो स्टील के अंदर के इलेक्ट्रॉन ना सारे एक डायरेक्शन में हो चुके हैं, अब वो वापस अपनी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, अब वो मैग्नेट बन चुका। ठीक है, थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं। परमानेंट मैग्नेट कहाँ यूज़ होती हैं सर? परमानेंट मैग्नेट बहुत जगह यूज़ होती है, दुनिया भर की जगह हैं। लाउड स्पीकर्स में दिखाया था पीछे, आप लोगों को याद करो, मैग्नेट्स आपको दिखाई थी जहाँ पे एप्लीकेशन पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर। लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में, आप क्लॉक को तोड़ के देख, घड़ी के अंदर का जो सर्किट होता है, जो वॉल क्लॉक होती है, कोई पुरानी क्लॉक पड़ी हो तो उसके अंदर भी मैग्नेट तुम्हें नज़र आ जाएगी, है ना। उस सब जगह पे वो ब्लैक से कलर की मैग्नेट होती हैं और वो सारी परमानेंट मैग्नेट हैं। इसके अलावा हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट कौन से मिल जाएगा? अमीटर, वोल्ट मीटर आपको घर में आराम से मिल जाएंगे, स्पीडोमीटर भी मिल जाएगा। स्पीडोमीटर तो आपके व्हीकल पे लगा हुआ होता है। तो इन तीनों मीटर के अंदर भी मैग्नेट ही होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है। कभी टूटा हुआ इनमें से कोई भी मीटर देख लेना, मैग्नेट तुम्हें मिल जाएगी इसके अंदर। और इसका एक और मेन यूज़ क्या होता है, जब लैब में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कराए जाते हैं मैग्नेटिज्म के, तो वहाँ पर भी बड़े लेवल पे परमानेंट मैग्नेट का यूटिलाइजेशन होता है बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो एक जगह पे आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं परमानेंट मैग्नेट के। परमानेंट मैग्नेट में थोड़ा सा नुकसान या थोड़ा सा डिसएडवांटेज, उसका जो कॉन्स है वो थोड़ी सी ये है कि परमानेंट मैग्नेट में थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के कंपैरिजन में। कि अगर कंपैरिजन करूँ ना कि परमानेंट मैग्नेट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो परमानेंट मैग्नेट थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। हम बहुत ज़्यादा पावरफुल परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा पावरफुल तुम उसे नहीं बना सकते चाह के भी। और एक बार अगर बन जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। भाई मान लिया मैग्नेट एक खरीद के ले आए, स्टील की बनी हुई तुम गोल मैग्नेट खरीद के लेके आ गए, अब इसकी जितनी भी स्ट्रेंथ है वो उतनी ही रहेगी ना। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम क्या करो कि इस स्टील की स्ट्रेंथ थोड़ा सा और बढ़ा दो, मन चाहा तुम्हारा कि तुमने इसकी ताकत को, मैग्नेटिक पावर को और इंक्रीज़ कर दिया, वो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, डिक्रीज़ ज़रूर कर सकते हो। बात ध्यान रखिएगा, किसी मैग्नेटिज्म के किसी मैग्नेट के मैग्नेटिक नेचर को डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड डीमैग्नेटाइजेशन, यानी उसके मैग्नेटिक नेचर को लूज़ कराया जा सकता है। अगर आप चाहो तो आप अपनी एक पावरफुल मैग्नेट को ओवर द टाइम धीरे धीरे ख़राब करवा सकते हो। उसका मैग्नेटिज्म इंक्रीज़ तो कभी नहीं होने का अगर वो परमानेंट मैग्नेट है तो। जिस मैग्नेटिज्म की, जिस पावर की, जिस स्ट्रेंथ की वो मैग्नेट आई है वो वैसी ही रहेगी, बट आप उसे डीमैग्नेटाइज कर सकते हो। सर कैसे? एक ऑप्शन तो ये होता है, हीट कर दो, रख दो आप बर्तन के अंदर, ले जाओ उसको बर्तन पे, चूल्हे के ऊपर गर्म करना स्टार्ट कर दो।
अगर ऐसे तुम रिपीटेड करते रहोगे कई दिनों तक, धीरे धीरे आप फील करोगे कि मैग्नेट के अंदर अब वो बात नहीं रही, अब वो मैग्नेट इतनी पावरफुल नहीं रही है। हीटिंग करने से ना उसके अंदर का डोमेन, उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन सब रैंडम डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं और धीरे धीरे मैग्नेटिज्म लूज होने लगता है। या इसके अलावा बार बार तुम उसे स्ट्राइक करते रहो, मतलब गिराते रहो, बार बार ज़मीन पे अगर मैग्नेट गिर रही है ना, ये किसी चीज़ से स्ट्राइक हो रही है बार बार, तो उस सिचुएशन में भी मैग्नेटिज्म उसका धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो अगर मैग्नेट्स आपस में स्ट्राइक होंगी, दो मैग्नेट, या मैग्नेट नीचे गिरेगी बार बार, अगर टूट भी नहीं रही है, बार बार गिर जाती है तुम्हारी मैग्नेट ज़मीन पे, तो ऑब्वियसली बात है कॉलिजन तो हो रहा है ना। तो अगर कॉलिजन होगा उस सिचुएशन में भी डीमैग्नेटाइजेशन होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। इट विल बी अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। चलिए, ये बात हो गई परमानेंट मैग्नेट एक लिमिट तक बनाई जा सकती है, उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं बना सकते, और एक बार बन गई तो उसके बाद मैग्नेटिज्म इंक्रीज नहीं हो सकता। पोलैरिटी जो बन गई कैन नॉट बी चेंज इन अ परमानेंट मैग्नेट। एक मैग्नेट बना के लेके आए, नॉर्थ पोल साउथ पोल, बार मैग्नेट ले आए, लैब में से अपन लोगों ने देखी बार मैग्नेट नॉर्थ पोल साउथ पोल था। अब आप कुछ भी कर लो, आपका इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल कभी साउथ नहीं बन सकता है ना, और कभी ये साउथ पोल नॉर्थ नहीं बन सकता, क्योंकि जिसने इस मैग्नेट को बनाया होगा उसने उस मैग्नेट, उस स्टील के पीस को, या एल्निको की बनी हुई है, सपोज ये एल्निको नाम की अलॉय की बनी हुई है, उसने एल्निको को, उस सब्सटेंस को एक कॉइल के अंदर रखा होगा, है ना, एक इस तरह से करंट कैरिंग कॉइल के अंदर उस पीस को ले जाके रखा होगा, और उस पीस को ले जाके रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग भाई यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल था तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, साउथ पोल था तो साउथ पोल बन गया इस एरिया में। तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर डिसाइड हो जाता है कि किस साइड कौन सा पोल बनेगा, किस साइड कौन सा पोल बनेगा। आप परमानेंट मैग्नेट बन जाने के बाद उसके पोल चेंज नहीं कर सकते। तो पोलैरिटी का मतलब यही है यहाँ पे, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा कर सकते हो, दिखा दूंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मतलब यूनिवर्सल है, जो चाहे वो करो। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बार मैग्नेट एक परफेक्ट एग्जाम्पल है परमानेंट मैग्नेट का। इसके अलावा हॉर्स शू शेप की मैग्नेट होती हैं, रिंग मैग्नेट होती है, आपको दिखाई थी कई सारी, वो सारी परमानेंट मैग्नेट्स हैं। तो ये स्टोरी मेरे हिसाब से क्लियर हुई होगी, बातें आपको काफ़ी इन डेप्थ पे जाके बता दी मैंने। अब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं, देख लो डायग्राम भी मैंने निकाल दिए। ये हॉर्स शू शेप की मैग्नेट है, ये आपकी बार मैग्नेट है, ये ऐसी बहुत सारी शेप की स्टील की मैग्नेट्स नज़र आई हैं। ऐसी वाली मैग्नेट आपकी मोटर में और जनरेटर में यूज़ होती हैं, परमानेंट मैग्नेट्स। जो छोटे छोटे से मोटर जनरेटर होते हैं ना, उन सब में ऐसे वाली परमानेंट मैग्नेट होती हैं। सारी मैग्नेट हैं, ध्यान रखें, ऐसी भी ये सब परमानेंट मैग्नेट्स हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मटेरियल की, अलग अलग शेप की हैं, डिपेंड करता है किस तरह के इंस्ट्रूमेंट में इसको यूज़ किया जाना है। देख लो कितनी वैरायटी तुम्हें मैग्नेट की, परमानेंट मैग्नेट की मैंने यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। किसी में कोई वायर नहीं लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है, इनके इंटरनल चेंज कर चुके हैं हम ऐसा कि अब वो परमानेंटली मैग्नेट बन चुकी हैं। इनका मैग्नेटिज्म इंक्रीज तो कर नहीं सकते, अब डिक्रीज ज़रूर कर सकते हैं, नहीं मैग्नेट को ख़राब ज़रूर कर सकते हैं, उसको हीट करके या उसको स्ट्राइक करा के बार बार, ठीक है। थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, ठीक। अब चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसी मैग्नेट जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएं तब मैग्नेटिज्म बने। इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको टेम्पररी मैग्नेट भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नॉन एज टेम्पररी मैग्नेट्स, ठीक है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग जब तक करंट फ्लो कराओगे तब तक मैग्नेटिज्म है, जब तक नहीं कराओगे तो खत्म। ये काम तुम घर पे कर सकते हो। एक सेल लेना कोई सा भी, है ना, ये सेल जनरली अगर 9 वोल्ट की बैटरी हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चे क्या करते हैं, वो जो घड़ी के अंदर डलता है ना 1.5 वोल्ट की जो सेल होती है उसी से यूज़ करने लगते हैं, उससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, कुछ खास समझ नहीं आएगा। कॉपर की एक वायर लीजिएगा, इंसुलेटेड वायर, जो आपको कहाँ से मिलेगी, जो कॉयल बनाते हैं लोग, जो मतलब मार्केट में आपको कॉयल वगैरह बनाते हैं, जिनके यहाँ स्टेबलाइजर वगैरह रिपेयर होता है, सिंपल सी बात, तो उनके यहाँ तुम्हें कॉपर का वायर मिल जाएगा इंसुलेटेड, उसके ऊपर वार्निश भी रहती है। तो उस वायर को तुम ऐसे लोहे की कील लेके, कुछ भी लोहे की कील रख लो आप ऐसे। इसके अलावा आपके पास कोई सपोज़ प्लास्टिक का गत्ता सा है कुछ, उसके ऊपर लपेट दो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप ऐसे रब उसको लपेट दीजिए। फिर क्या करिए, इसको एक 1.5 वोल्ट की सेल तो यूज़ मत करना, मार्केट में एक 9 वोल्ट की बैटरी आती है, ब्लू से कलर की बैटरी आती है, उस बैटरी को परचेज़ कर लेना, उसको ले आना और उसके टर्मिनल्स को तार के इससे टच करना, और इसके पास बहुत छोटे छोटे से क्लिप लेके आना, बहुत हल्के होने चाहिए, तो आप देखोगे कि वो सारे चिपक जाएंगे इसके ऊपर। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इस कॉपर वायर को इस सेल से अटैच करोगे ना, तो उसका जो ये एंड पॉइंट होंगे जो आपने अटैच करे हैं इस सेल से, उनको हल्का सा रब कर देना, हल्का सा छील देना साइड से, ताकि उनकी वो वार्निश सी उतर जाए, तभी तो कनेक्शन हो पाएगा सेल से, नहीं तो करंट ही फ्लो नहीं होनेगी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जो बनाई है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है भाई, करंट फ्लो करा रहे हैं, इसके आसपास मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है। कम वैल्यू का मैग्नेटिज्म है, बड़े लेवल का भी क्रिएट किया जाता है, दिखाऊंगा आगे इंडस्ट्री में कितनी भारी भारी चीज़ें उठाई जाती हैं इन्हीं चीज़ों से।
तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सिंपली अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर ए सॉफ्ट आयरन कोर। आयरन कोर के ऊपर हम लोगों ने क्या कर दिया, आयरन कोर लेना ज़रूरी नहीं है, आयरन कोर लोगे तो थोड़ा सा पावरफुल मैग्नेटिज्म हो जाता है। अगर प्लास्टिक की किसी चीज़ पे भी लपेट दोगे ना तब भी मैग्नेटिज्म शो होगा, आयरन कोर के ऊपर लपेटोगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म आएगा, बस इतनी सी बात है। When electric current is passed through this coil, it behave as a magnet। भाई जब करंट फ्लो होगी उस कॉइल से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है। इससे हल्की हल्की सी पिन चिपक जाएंगी। लिटरली ये होता है एक्सपेरिमेंट, अगर ठीक से किया जाए, मैंने खुद किया हुआ है। अब बात ये आती है कि अगर आप ऐसे यू शेप में हमारे पास कोई भी कंडक्टर उसके ऊपर लपेट दो ऐसे तार, वही बैटरी स्विच लगा के अपना करंट फ्लो कराओ, तो ये भी कैसी है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हॉर्स शू शेप के फॉर्मेट में बनाई गई है। बात समझ में आ रही है? देखो कितनी सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ी आसान सी हैं। अब देखो एक सोलेनॉइड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई है, सोलेनॉइड के अंदर मैंने क्या करा, एक सॉफ्ट आयरन का कोर रख दिया। सॉफ्ट आयरन का कोर मतलब सॉफ्ट आयरन की रॉड ले जाके रख दी। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो मैग्नेटिज्म को इंक्रीज कर देता है टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे करंट बंद कर दोगे ना तो सॉफ्ट आयरन एकदम से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, यानी उसके बाद मैग्नेटिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। बट अगर याद करो, आपको एक क्वेश्चन कराया था लास्ट लेक्चर में, अगर इसकी जगह यहाँ पे मैं स्टील रख देता तो सिचुएशन में स्टील तो एक बार मैग्नेटाइज होने के बाद आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होती, तो वो तो परमानेंट मैग्नेट बन जाती फिर उस सिचुएशन में। तो इसलिए जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनानी होती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कौन सा मेटेरियल यूज़ किया जाता है, वी यूज़ सॉफ्ट आयरन कोर। तो हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं उसको बनाने के लिए, बिकॉज दिस सब्सटेंस कैन बी ईजिली मैग्नेटाइज्ड एंड ईजिली डीमैग्नेटाइज्ड। आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, जब करंट फ्लो करवाओगे मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देगा, जब करंट फ्लो नहीं कराओगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ये बड़ा अच्छा सा होता है इस सॉफ्ट आयरन के अंदर, क्योंकि ज़रूरी है ना, जैसे हमारे एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ यूज़ किया जाता होगा, ट्रांसफार्मर होते हैं। अब ट्रांसफार्मर में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो ये तो चाहोगे ना कि ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, अब मान लिया ट्रांसफार्मर में रिपेयरिंग का कोई काम करना है, कुछ ख़राब हो गया है, तो रिपेयरिंग का काम करने से पहले करंट को ऑफ करोगे। करंट ऑफ कर दी हम लोगों ने और ट्रांसफार्मर हमारे पास है, हम उस पर रिपेयरिंग करने के लिए टूल्स लेके जा रहे हैं। अब सपोज करो कि अगर वो ट्रांसफार्मर की जो प्लेट्स हैं वो सारी की सारी कोर उसकी अगर स्टील की बनी हुई होती तो करंट को बंद कराने के बाद भी उसके अंदर तो मैग्नेटिज्म बना रहता, यानी वो ट्रांसफार्मर अभी भी एक पावरफुल मैग्नेट बना हुआ है। तो जो भी टूल उसके पास लेके जाते, टूल जनरली लोहे के ही होते हैं, आयरन के होते हैं, तो सब चिपक जाते, तो कुछ काम ही नहीं हो पाता उस चीज़ के ऊपर। सपोज ट्रांसफार्मर बड़ा सा होता है, आसपास चलती हुई लोहे की चीज़ें कोई बंदा लेके जा रहा है, उसको खींच लेगा वो, अगर स्टील का बना हुआ होता तो, है ना। जनरली ऐसा होता नहीं है। तो किसका बनाते हैं ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर को बनाने में सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ की जाती है कि अगर करंट को बंद कर दूं मैं तो उस सिचुएशन में ट्रांसफार्मर के अंदर से सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। अब उस पर आसानी से उस पर रिपेयरिंग का काम किया जा सकता है ना। ऐसी बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ और, इसको बंद कर लेना, कभी सोचो कि स्विच ऑफ नहीं करा सर ने, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने ऐसे, तो ऐसी सिचुएशन में हो गया बात। क्लियर हो गई चीज़ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम सोलेनॉइड से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर सॉफ्ट आयरन की कोर रख दी तो भाई सब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, अगर स्टील रख दिया तो परमानेंट मैग्नेट बन गई। अब आपको क्लियर होना चाहिए कौन सा मटेरियल किस तरह की मैग्नेट बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ दिखा देता हूँ तुम्हें, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डाउट होता है बच्चों को कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, कि सर आपने ये तो बना के दिखा दिया, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, तो घर में हमने एक्टिविटी कर लेंगे। प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट तो आपने दिखा दी, समझ में आ गई कि हाँ वहाँ यूज़ होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट को रियलिटी में, हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, देख लो ज़रा। पहले तो एक्टिविटी देखो, उससे पहले ये वही वाली एक्टिविटी तुम दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रही है, ये देखना ध्यान से। तो करंट जैसी ऑन की जाती है, स्विच ऑन किया जाता है, तो एकदम से ये छोटे छोटे से पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। और ये एक्टिविटी मैंने आपको बताया, आप घर पे भी आराम से ट्राई कर सकते हो। बट अगेन इंसुलेटेड कॉपर वायर होना चाहिए, खूब सारे टर्न लपेटने, जितने ज़्यादा हो सकें। जितने कम टर्न रखोगे, आपको पता है नंबर ऑफ टर्न का मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट रिलेशन होता है, नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो मैग्नेटिज्म भी ज़्यादा होगा। और बैटरी 1.5 वोल्ट की ना लेके 9 वोल्ट वाला जो ब्लू कलर का सेल आता है वो लेके आना, उससे ज़्यादा सही से समझ में आएगी चीज़ें। क्योंकि भाई कुछ पार्ट अगर 1.5 वोल्ट का सेल लिया तो काफ़ी सारा तो एनर्जी उसके रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगी ना वायर के, तो इसलिए 9 वोल्ट की सेल ज़रूरी है ताकि ठीक ठाक सा मैग्नेटिज्म बन सके और ये हल्के हल्के से बारीक से पिन तुम चिपका सको। बहुत हल्का मैग्नेटिज्म बनेगा, बहुत पावरफुल नहीं बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स तुमने इस पर लिए हैं। और इंसुलेटेड कॉपर वायर के लोगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। चलो ठीक है, दिखा दिया मैंने तुम्हें ये बात। थोड़ी सी थ्योरी पहले देख लो उसको क्या है। द सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों यूज़ करते हैं सॉफ्ट आयरन? बिकॉज इट लूजेज
ऑल ऑफ इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इन द कॉइल इज स्विच ऑफ। यानी जैसे करंट को बंद करेंगे कॉइल में तो सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। यानी जब मैग्नेटिज्म चाहिए तब करंट ऑन कर दी, जब मैग्नेटिज्म नहीं चाहिए तब करंट ऑफ कर दी। बड़ा काम आता है ये चीज़। स्टील को यूज़ नहीं कर सकते भाई साहब कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। क्यों? स्टील डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्विच ऑफ। यानी अगर करंट को बंद कर दोगे ना तो चीज़ें चिपके रह जाएंगी उसी से, वो मैग्नेटिज्म खत्म नहीं कर सकता स्टील का। तो स्टील को तो परमानेंट मैग्नेट बनाने में यूज़ करते हैं। अच्छा, ये कहाँ यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? वेरी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स फॉर लिफ्टिंग हैवी आयरन लोड। बहुत भारी भारी लोहे की चीज़ें उठाने में इंडस्ट्री में इनको यूज़ करते हैं, अभी आगे डायग्राम में दिखाऊंगा। इसके अलावा आयरन स्क्रैप को रिमूव करना है, बहुत सारा कबाड़ खाना है, बहुत सारा कचरा है वहाँ पे, उसमें से आयरन के जो टुकड़े हैं उनको निकालना है। भाई दो तरीके हैं, लेबर लगा दो, चुग लेंगे वो एक एक करके, ये आयरन का है, ये प्लास्टिक ऐसे लग रखो, ये आयरन है, प्लास्टिक है। और इससे बढ़िया ये है कि बड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आओ क्रेन से उस एरिया में, और वो सारे आयरन, ये निकल कोबाल्ट की चीज़ों को अपनी तरफ चिपका लेगी और बाकी का बचा कुचा नॉन मैग्नेटिक कबाड़ा एक साइड रह जाएगा। तो बहुत काम आता है ये, तुम्हें दिखाऊंगा बिल्कुल कैसे होती है ये वाली बड़ी सी क्रेन में, कैसे हम लोग स्क्रैप यार्ड में इस चीज़ को यूज़ करते हैं। इसके अलावा और कहाँ कहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती हैं? इलेक्ट्रिक बेल में कहा था पिछली बार भी, दिखा दूंगा आज। इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, अब इलेक्ट्रिक मोटर में सर कहोगे परमानेंट यूज़ होती हैं। भैया इलेक्ट्रिक मोटर हो या जनरेटर हो, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ में। सर मोटर जनरेटर में समझ नहीं आता, परमानेंट मैग्नेट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो भाई साहब सुनो, ऐसा है कि अगर छोटा मोटर है या छोटा जनरेटर है, छोटा मोटर कैसे, लाइक आपके खिलौनों के अंदर जो मोटर होते हैं, आपके घर में जो पानी ऊपर चढ़ाने का पंप होता है, उस तरह के अगर छोटे मोटर हैं हमारे पास, तो उस सिचुएशन में वहाँ पे होती है परमानेंट मैग्नेट। जनरेटर छोटा जनरेटर है, घर वाला जनरेटर है, तो परमानेंट मैग्नेट होती है। बट अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़ी बड़ी क्रेन्स चल रही हैं, बहुत बड़ी बड़ी रोटेटिंग मशीन्स चल रही हैं, लिफ्ट ऊपर चल रही है, लिफ्ट को भी तो मोटर चलाएगी ना, लिफ्ट की केबल को भी। एसेलेटर होते हैं, जो मूविंग स्टेयर्स होती हैं, जो चलती रहती है, आपने मॉल्स में देखी होंगी, वो सब क्या, वहाँ सब जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होती हैं। क्योंकि आपको पता है अच्छे से, परमानेंट मैग्नेट एक लेवल से ज़्यादा मैग्नेटिज्म नहीं बना सकती। तो मुझे जब बहुत पावरफुल मैग्नेटिज्म चाहिए होता है तो बड़ी बड़ी मोटर में और बड़े बड़े जनरेटर में, बड़े बड़े जनरेटर कहाँ पे, जो पावर हाउस में यूज़ होते हैं। पावर हाउस में जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, जनरेटर होता है ना, टरबाइन जनरेटर को तो घुमाती है, तो वहाँ पे वो जनरेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट का कोई काम नहीं है। ठीक है, चलो। और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है, इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर भी हमारी जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हम लोग यूज़ करते हैं ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होती है कुछ इलेक्ट्रिक फ़ैन के अंदर, परमानेंट मैग्नेट भी होती है। इलेक्ट्रिक फ़ैन में तो मतलब दोनों में से पॉसिबल है। बट मोटर जनरेटर में छोटे मोटर जनरेटर होंगे तो परमानेंट यूज़ होगी, और बड़े मोटर हैवी जनरेटर होंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ होगी। एज सिंपल। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं। देख लो, बहुत क्रिस्टल क्लियर डायग्राम है किस तरह से क्रेन पे इस तरह की एक इलेक्ट्रोमैग्नेट माउंट की हुई है। पूरी केबलिंग होती है, वायरिंग की, सब कुछ प्रॉपर होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ये सारा हिस्सा एक मैग्नेट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो बंदा उसे ऑपरेट कर रहा होगा, वो जब स्विच ऑन करेगा तब ये मैग्नेट बन जाएगी। इस सारे कबाड़ में से जो भी आयरन, निकल, कोबाल्ट के पीस होंगे, उनको सारा ये चिपका के दूसरी साइड पर अलग कर देगा। बाकी बचा कुचा कबाड़ यहाँ जो नॉन मैग्नेटाइज होगा वो बच जाएगा। तो स्क्रैप यार्ड्स वाले एरिया में ऐसी चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं। इट्स अ प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है ना। देखो, चीज़ों को पढ़ने में मज़ा आएगा जब तुम्हें कोई इतना वाइड व्यू में पढ़ाएगा, तो बढ़िया चीज़ें लगेंगी। सिर्फ ऊपर ऊपर से किताबें पढ़े जा रहे हो तो वो मज़ा नहीं आता। चीज़ों को बहुत सही से चीज़ें पढ़ा करो, बिल्कुल एकदम से हाँ क्लियर हो जाएँ चीज़ें। एक और देख लो, इंडस्ट्रियल पिक। इंडस्ट्रीज़ में ऐसे भारी भारी जो लोहे के पाइप आते हैं, ये जो पूरा गुच्छा है देख लो बांध रखा है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 पाइप्स नज़र आ रहे हैं मेरे को। तो ये 8 पाइप का पूरा गुच्छा। अब 2 ऑप्शन है इंडस्ट्रीज़ में भाई, या तो ऐसा है कि लेबर लगा दो। अब ये इतने भारी भारी पाइप का गुच्छा होता है कि कम से कम 8-10 लोग चाहिए इसे उठाने के लिए। अब 8-10 लोग चाहिए तो पैसा खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा, पैसा भी खर्च होगा लेबर लगाने में इस काम के अंदर एक्स्ट्रा। तो पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के टाइम में सबके लिए टाइम होता है। पैसा तो चलो फिर भी चल जाएगा कि कोई इशू नहीं है, बट सबके पास इशू है टाइम का, कि अगर लेबर लगाओगे तो धीरे धीरे उठाएगी, उठा के ले जाके साइड में रखेगी, चोट वगैरह लग गई एक आध को तो फिर उसकी मरहम पट्टी करानी पड़ेगी, वो एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो इन काम को मैनुअल मशीन से करवाया जाता है। ये देखो, इस तरह की बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मैग्नेट्स होती हैं। देखो इस हिस्से में नीचे मैग्नेट्स लगी हुई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है सारी की सारी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आएंगी,
करंट ऑन करेंगे, ये सारा का सारा पाइप का पूरा बंडल इस पर चिपक जाएगा। इसको रेज करके मूविंग केबल होती हैं, यहाँ से चलाएंगे और यहाँ पे ले जाके इनको जहाँ भी ले जाना है, मतलब यहाँ की बात नहीं कर रहा, उस एरिया में ले जाके आराम से रख देंगे। कैसे रखेंगे? उस एरिया में जब लेके जा चुके तो क्या करेंगे, करंट को बंद कर देंगे। करंट को बंद करते ही ये जो चीज़ें यहाँ से छूट जाएगी और आराम से वहाँ पे रखी जाएगी। ऊपर से नहीं पटकेंगे, केबल काफ़ी लंबी होती है, नीचे लाके आराम से करंट को बंद कर देंगे और वो वहाँ से चीज़ें छूट जाएगी और आराम से नीचे टिक जाएगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोहे के ब्लॉक होते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कराने में यही होता है। सोचो ज़रा, कभी गाड़ियाँ उठा के कैसे रखी जाती होंगी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बनेंगी, उन गाड़ियों को एक प्लेस से ट्रक पे ला देना है मान लिया गाड़ियों को, तो कैसे करेंगे? तो उन चीज़ों को भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से यूज़ किया जाता है। बहुत सारे तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बड़े बड़े लेवल पे इंडस्ट्री में आज यूज़ की जा रही हैं। तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर दिखा दिया किस तरह से हैवी लोड उठाने में भी हाँ इंडस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का। ठीक है, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। वैसे तुम्हें इतने अच्छे अच्छे डायग्राम दिखाए जा रहे हैं तो शायद कुछ चीज़ें शायद ना रहें डाउट्स में ऐसी। ठीक है, फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सही से डायग्राम ढूंढ के लाए और बहुत सारे। ये हमारी बेल है, देखी होगी, ऐसी तो होती है इलेक्ट्रिक बेल। देख लो, इलेक्ट्रिक बेल खोल रखी है, ये ढक्कन इसके ऊपर होता है जनरली, ये जो यहाँ है साइड में पड़ा हुआ इसके ऊपर लगा हुआ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक बेल हमारे पास, ये इस इलेक्ट्रिक बेल के सर्किट में यहाँ पे ये दो आपको सोलेनॉइड नज़र आ रही होंगी। सोलेनॉइड है ये, सोलेनॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होती है, एक सोलेनॉइड में करंट फ्लो करवा दोगे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो बन जाएगी भाई साहब। कॉपर वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर, चमकीला सा वायर नज़र आ रहा है। तो जब किसी बंदे ने स्विच ऑन करा तो उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इनके अंदर करंट फ्लो हुई, मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स लगाया और ये जो चीज़ है ये टर्न यहाँ पे एकदम से होती है। जो भी चीज़, जो भी साउंड है, कोई हम लोगों ने अगर इलेक्ट्रिक सर्किट लगा रखा है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो वहाँ पे हम लोग कोई साउंड रिकॉर्ड करके भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे जो मंत्र वगैरह होते हैं उनकी आवाज़ें भी लगवा रखी होती हैं लोगों ने। तो सब एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की प्लेट आ जाती है, एक थोड़ी सी स्टोरेज प्लेट, उसके अंदर वो साउंड रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की तुम साउंड अपनी इलेक्ट्रिक बेल में इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। मेन मुद्दा ये है कि हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज़ हो रही है, मुझे ये दिखाना था। ये घर के अंदर क्या यूज़ होती है, पहले फ्यूज़ यूज़ हुआ करते थे, अब फ्यूज़ वायर की जगह पे आज के टाइम पे ये MCB यूज़ होती हैं। MCBs मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ाऊँगा जब डोमेस्टिक सर्किट पढ़ाऊँगा इस चैप्टर के बिल्कुल एंड में जाके। तो MCBs क्या करती हैं, MCB को खोल के अगर देखा जाए ये अलग अलग एम्पियर के अकॉर्डिंग आती हैं। MCB की रेटिंग होती है कि सर 8 एम्पियर की MCBs हैं, 16 एम्पियर की MCBs हैं, 32 एम्पियर की MCBs है, या इसके अलावा 60 एम्पियर की है, कुछ इस तरह से होती हैं ये सारी MCBs। तो जब करंट एक पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा हो जाती है MCB में, हमारे घर के सर्किट में, तो ये MCB का जो स्विच है ये अपने आप डाउन हो जाएगा और घर के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से जब लार्ज करंट आएगी तो आपका घर के सर्किट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका टेलीविज़न है, फ्रिज है, वो ख़राब होने से बच जाएंगे। इसके अंदर की सर्किटरी की बात करूं तो आप फिलहाल के लिए अपने जानने के लिए बस ये देख लीजिए कि हाँ इसके अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें नज़र आ रही है, साफ साफ है या नहीं है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। बाकी ये IC होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते हैं इस चीज़ को, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। मैं उन सब इंटरनल वर्किंग पे नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ये सब बातें समझाई जाती हैं बच्चों को। आप बस ये देख लीजिए कि हाँ MCB के अंदर भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। देखो कितनी सारी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ तुम्हें दिखा दी। और देख लो सारे यूजेस चल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के, जो तो दिखाता जा रहा हूँ। In medical science, doctor use electromagnets for removal the small iron particles from the eyes। आँखों के अंदर अगर छोटे छोटे से आयरन के पार्टिकल्स चले जाएं किसी भी वजह से, सपोज़ किसी एरिया में कोई बंदा आर्मी वगैरह में या किसी सपोज़ स्पेशल टास्क फोर्स में वर्क करता था और किसी एरिया में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स बॉडी के अंदर धंस जाते हैं। तो उन छोटे छोटे से आयरन स्क्रैप को, आयरन के पार्टिकल्स को निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे हम अपने जो टूल्स हैं उनको लेके नहीं जा सकते, तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करके आइज़ के अंदर से या वाउंड्स के अंदर से उन छोटे छोटे से आयरन के पार्टिकल्स को बाहर निकाला जाता है। तो मेडिकल साइंस में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये MRI मशीन सब लोगों ने पढ़ी हुई है, देखी हुई है। MRI मशीन्स के अंदर तो ये पूरी की पूरी एक जाइंट इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है मेरे पास, जिससे पूरी बॉडी की स्कैनिंग की जाती है और बॉडी के इंटरनल ऑर्गन के पिक्चर्स को देखा जाता है कि कहीं पर कोई डिजीज़ तो नहीं है। और मैग्लेव ट्रेन्स आपको दिखाई थी मैंने पहले। तो इतनी सारे, मतलब ऐसे मान के चलो कि परमानेंट मैग्नेट से ज़्यादा एप्लीकेशन तो आज के टाइम में इलेक्ट्रोमैग्नेट के ही हो गए हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हैं ना, वो फ़ायदे आप यहाँ पढ़ लोगे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के परमानेंट मैग्नेट के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर।
जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छे से समझ के नोट करिएगा, आपको सब चीज़ें याद रहेंगी। आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने पे मतलब नोट डाउन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन चीज़ों को समझिए और उसको कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म तक याद रहें। और उसके लिए करना पड़ेगा रिवीजन। सपोज़ आज आपने कोई चीज़ पढ़ी, कोशिश कीजिए 24 आवर के अंदर अंदर वो चीज़ जो आज पढ़ी है वो ज़रूर रिवाइज हो जाए, नहीं तो माइंड से स्लिप हो जाएगी। एक ह्यूमन बिहेवियर है कॉमन सा, 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर कोई चीज़ दोबारा से पढ़ लेते हो तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, अदरवाइज़ भूल जाते हो, फिर से पढ़ना पड़ता है। तो भाई आपकी मर्ज़ी है कि आप फिर से पढ़ोगे या 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको एक बार फिर से रिवाइज करके चाहोगे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ चली जाए। तो एक चीज़ जो आज पढ़ी, आज लेक्चर देखा, तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसके नोट्स ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। हमेशा करा करो हर चीज़ में यही। द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। भाई पहले करंट आप सपोज़ ऐसे बैटरी लगा के फ्लो करा रहे थे इस डायरेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग सपोज़ जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट थी उसमें नॉर्थ पोल यहाँ बना करता था, साउथ पोल यहाँ बना करता था। आप क्या कर दो, आप बैटरी को रिवर्स कर दो तो फिर नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, साउथ यहाँ पे बनेगा। यानी बहुत आसान है, हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके पोलैरिटी चेंज करवा सकते हैं, जबकि परमानेंट मैग्नेट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बार परमानेंट मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल का ओरिएंटेशन फिक्स हो गया, वो कभी चेंज नहीं हो सकता, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड देन द परमानेंट मैग्नेट। ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग करंट का अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराएंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, तो उतनी ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई जा सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म हमेशा ज़्यादा होता है परमानेंट मैग्नेट से। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होती है, दैट इज मैग्नेटिज्म वैनिशेज। वैनिश मतलब खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे करंट को बंद कर दोगे मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। यानी टेम्पररी मैग्नेट तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब भी आपको मैग्नेटिज्म चाहिए उस कॉइल में करंट फ्लो कराइए, अपना मैग्नेटिज्म अब बन गया, जो काम करना है वो करिए, उसके बाद करंट को बंद कर दीजिए, मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक बेल होती है घर में, कि जब स्विच ऑन करते हो करंट फ्लो होती है तभी बेल बजती है, जब स्विच ऑन नहीं करोगे करंट फ्लो नहीं हो रही है, बेल नहीं बज रही है। तो वहाँ पे परमानेंट मैग्नेट थोड़ी ना चाहिए। परमानेंट मैग्नेट लगा दी होती तो बेल 24 आवर्स बजती रहती बस हमेशा के लिए। तो इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है उस जगह पे। बात समझ में आ पा रही है ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा जो तुम्हें पढ़ाई जाती हैं। अच्छा, एक और हेडिंग यहाँ पे क्या बनती है, मेथड्स टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी मैंने आपको बताई है चीज़ें भी लास्ट स्लाइड में ही, कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दें कॉइल के अंदर, तो नंबर ऑफ टर्न्स का बी से डायरेक्ट रिलेशन होता है। मोर नंबर ऑफ टर्न्स वुड क्रिएट लार्जर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिज्म क्रिएट होगा। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट इंक्रीज कर दोगे तब भी मैग्नेटिज्म इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बी का रिलेशन आई से भी डायरेक्ट है। ज़्यादा करंट होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एयर गैप। पोल्स के बीच में अगर एयर गैप ज़्यादा होगा ना, तो सोचो ज़रा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, उनको ट्रैवल करके दूसरे पोल तक जाने में एयर में ज़्यादा चलना पड़ेगा। तो एयर में ज़्यादा चलना पड़ेगा तो काफ़ी सारा मैग्नेटिज्म स्कैटर हो जाएगा आसपास वाले एरिया में। जबकि अगर मैंने ऐसे हॉर्स शू शेप में बना रखी है मैग्नेट, तो यहाँ पे पोल्स के बीच में एयर गैप कम है, तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी उनको साउथ पोल में एंटर करने के लिए एयर में कम चलना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास किसी लेंथ की ये बार मैग्नेट है और उतनी ही लेंथ की बिल्कुल मैं मोड़ के ऐसे एक हॉर्स शू शेप की मैग्नेट बना लूँ, तो हॉर्स शू शेप की मैग्नेट का मैग्नेटिज्म हमेशा ज़्यादा नज़र आएगा इसके कंपैरिजन में। सिंपल रीज़न यही है कि एयर गैप जितना ज़्यादा होगा पोल्स के बीच में, मैग्नेटिज्म उतना वीक पड़ जाता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एयर में ट्रैवल करना पड़ता है, और एयर में ट्रैवल करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसका अपोज करते हैं। जबकि यहाँ पे एयर गैप कम होगा तो इसका मैग्नेटिज्म ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, तो एक ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है और कैसे मैग्नेटिज्म बढ़ा सकते हैं सॉफ्ट आयरन कोर का, मैंने आपको बताया था ना। आप प्लास्टिक का एक गत्ते का कोई टुकड़ा लीजिए, आप एक पेपर कोई रोल कर लो गोल शेप में, उसके ऊपर अगर आप कॉपर की वायर लपेट दोगे ना इस तरह से, तब भी आपकी सोलेनॉइड बन जाएगी। आपने एक गत्ते का टुकड़ा लिया, ये आपके पास कोई गत्ते का या कोई लकड़ी का कोई टुकड़ा था, कुछ भी, आप इसके ऊपर कॉपर वायर लपेट दीजिए, इन्सुलेटेड कॉपर वायर, बन गई सोलेनॉइड, बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर तुम्हें इसे बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का
पीस सॉफ्ट आयरन की रॉड लगा के रख सकते हो जो उस मैग्नेटिज्म को पहले से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा कर देगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का एक फीचर है, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो मैग्नेटिज्म को अपने अंदर मतलब अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बाहर फैलने नहीं देता है। ज़्यादातर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपने आसपास ही क्रिएट करके रखता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म पहले से काफ़ी टाइम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा ना और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होता है कि सॉफ्ट आयरन रॉड रख के भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के मैग्नेटिज्म को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट की पूरी स्टोरी ख़त्म हो गई है। आपको उनके बारे में जो भी डाउट्स बच्चों के थे मैंने वो सारे क्लियर करा दिए कि क्या परमानेंट मैग्नेट होती है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, क्या चीज़ यूज़ करते हैं उन सब चीज़ों को बनाने में। तो एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर नाउ। ठीक है बच्चों, चलो।